आपके साथ मैं हूं मान्या शर्मा और आपका बहुत स्वागत है आइजम्स न्यूज की खास पेशकश आइजम स्पॉटलाइट में। आज हम आइजम स्पॉटलाइट में बात करेंगे कोलकाता मर्डर केस के। हालांकि इसमें हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ नई अपडेट इस मर्डर केस से और इस रेप केस से जुड़ी हुई है। जिसके लिए मेरी सहयोगी शिखा सिंह मेरे साथ मौजूद है। शिखा, मैं चाहूंगी कि आप अपडेट के बारे में बताएं कि आखिर क्या कुछ नया हमें कोलकाता मर्डर केस के बारे में पता चला है। तो मान्य कोलकाता कांड में अभी सोमवार को सीबीआई ने संदीप घोष को अरेस्ट कर लिया है और 15 दिन की लगातार पूछताछ के बाद अब उनको फाइनली अरेस्ट कर लिया गया है। उनको भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा गया है। उसके बाद उनके साथ 3 और अन्य लोगों को भी पकड़ा है। साथ ही एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि वहां के जो पूर्व उपाधीक्षक थे डॉक्टर अख्तर अली, उन्होंने संदीप घोष के रहते में काफी बार जो हॉस्पिटल की फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी पे भी काफी बार शिकायत दर्ज करवाई है कि वहां पे जो लावारिस शव है उनकी तस्करी होती है और मतलब काफी चीजें जैसे भ्रष्टाचार से रिलेटेड काफी मैटर थे और निर्माण निवेदिताओं में भाई भतीजावाद को लेकर के भी उन्होंने काफी चीजों के बारे में कंप्लेंट्स करी हैं। कोलकाता पुलिस इसकी जांच कर रही थी। उसके बाद जो हाई कोर्ट है उसने सीबीआई को ये जांच करने के आदेश सौंप दिए थे। बिल्कुल शिखा, आपने एक अहम मुद्दा उठाया, करप्शन, जिसपे संदीप घोष को जिसके लिए गिरफ्तार भी करा गया है। करप्शन जैसे मुद्दे अगर अस्पताल में होने लगेंगे तो ये तो काफी शर्म की बात है हमारे लिए। करप्शन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि भारत में करप्शन का मुद्दा अक्सर हमें सुनने को मिलता है, लेकिन अब अस्पताल में भी करप्शन के मुद्दे अगर हमें सुनने को मिलेंगे तो ये तो काफी शर्म की बात है। बिल्कुल मान्य, ये तो एक ऐसा मुद्दा है जो अब इस केस के बाद उजागर हुआ। एक ऐसा हॉस्पिटल, लेकिन बहुत ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ऐसे करप्शन के केसेस बहुत देखे जाते हैं। आपको ये भी पता होगा कि मेडिकल लाइन में सबसे ज्यादा करप्शन है। जैसा कि कोविड ने देखा कि लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल पा रहे थे, लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी और उसी में जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो इसको महंगे दाम पे बेच रहे थे। तो किस लेवल का करप्शन है ये आप देख सकती है मान्या। बिल्कुल शिखा, करप्शन एक बहुत अहम मुद्दा है और अगर अस्पताल वगैरह में ये सब देखने को मिलता है तो बहुत जरूरत है कि हम उस पर काम करें। शुभांशु, आप इसका जवाब देंगे कि पेंडिंग जो केसेस हैं इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, या फिर इसके कारण क्या है कि इतने केसेस पेंडिंग रह जाते हैं, इनकी सुनवाई नहीं होती। मान्या, इसका सबसे बड़ा कारण हमें रूट कॉज देखना पड़ेगा। जैसे हमने पहले भी कोर्ट में बात किया था कि बहुत से केसेस ऐसे हैं जिन पे त्वरित कार्रवाई की मांग होती है। अब एक चीज हमें ये देखनी पड़ेगी कि हर केस जो है वो डायरेक्ट सीबीआई के ट्रायल पे नहीं जा सकता। जो प्राइमरी बिल्कुल। जो जांच होती है वो विषय है पुलिस का। जो वहां की पुलिस है उसका ये प्राइमरी विषय होता है, वो उसके जांच कर। हालांकि हम ये जरूर कर सकते हैं, एक प्रस्ताव जरूर कर सकते हैं ऐसे केसेस को रोकने के लिए कि जैसे बलात्कार के या ऐसे हिंसात्मक जो समाज में गहरा प्रभाव छोड़े ऐसे कोई भी चीज होती है, ऐसे कोई भी वारदात होती है, इसको डायरेक्ट हम डीजी लॉ एंड ऑर्डर से जोड़कर देख सकते हैं। उनके इंटरवेंशन पे जांच हो और इसकी आधिकारिक पुष्टि हो। अब आपने जो बात की थी कि केसेस पेंडिंग है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका क्या है या ऐसा क्यों है, तो इसकी सबसे बड़ी भूमिका यह है कि इस देश में जजों की जो भर्ती है वो प्रक्रिया जो है वो काफी कम है और इसके साथ ही जो जज हैं वो भी काफी कम है। लगभग 15 लाख लोग के ऊपर एक जज बैठता है। तो ये हमारे देश की समय स्थिति है और इसके बाद भी ये वो जज हैं जो प्राइमरी सारे केसेस को हैंडल करते हैं। इसके बाद जो इस तरह के केस होते हैं जो बोला जाता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, उसके लिए भी जो जज हैं वो इन्हीं में से लिए जाते हैं। इन्हीं बेंच में से किसी का प्रस्ताव जाता है, इसके बाद कुछ प्रस्तावक जो होते हैं उसमें उस बेंच के अकॉर्डिंग अपने आप को जोड़ करके अपना फैसला सुनाते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर हमें न्याय प्रक्रिया सुधारनी है, सबसे पहले तो हमें ये ऐसे केसेस को बिल्कुल इमीडिएट एक्शन के साथ में करना चाहिए। इसके बाद
डीजी लॉ एंड ऑर्डर इस पर अपना इंटरवेंशन रखें, पूरी निगरानी रखें। इसके बाद ऐसे केसेस के लिए भारतीय सरकार कुछ ऐसे प्रावधान बनाए कि कुछ वकीलों का दस्ता या कुछ वकीलों की जो एक ऐसी टोली है जो इस पर इंटरवेट करने के बाद जजों की प्रक्रियाओं के अनुसार उस चीज पर इंटरवेट हो, उसमें प्रक्रिया हो, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा सही रहेगी। और मेरा मानना है कि चीजें जो हैं वो अगर सरकार बहाली करती है जजों को लेकर तो बहुत जल्द हम ऐसा कर सकते हैं। और अब जैसा मैंने बताया कि 14 लाख में केवल एक जो जज है वो बैठता है, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है। इतने सारे केसेस पेंडिंग रह जाते हैं, इतनी डिले सुनवाई होती है, तो इसका कारण क्या है हमें ये खोजना होगा। जैसे शुभांशु ने अभी बहुत सारे कारण बताए, उन्होंने ये भी बताया इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप भी इस पर अपना एक स्टेटमेंट दें। जी मानिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक हमारे देश में जो घटनाएं होती है, चाहे वो अपराध रेप को लेकर हो, हत्या को लेकर हो, या तमाम तरह के जितने भी अपराध हैं, उसका एक जो प्रमुख वजह है वो पेंडिंग जो केसेस है वो भी है। मैं आपको आंकड़े बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी खबर बताता हूँ। कुछ दिन पहले की एक खबर है बिहार की। बिहार में एक व्यक्ति को आज से 30 साल पहले हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। उसे 30 साल तक जेल में रहना पड़ता है और हाल ही में जो बिहार की कोर्ट है उसे बरी कर देती है क्योंकि उनके पास सबूत नहीं था। अब जरा सोचिए कि एक आदमी का जो एवरेज उम्र होता है वो 60 साल का होता है। 60 साल में अगर कोई व्यक्ति अपना आधा उम्र 30 साल जेल में बिता दे और वो भी बिना किसी गुनाह के, ये कितना बड़ा जुर्म है, कितना गलत है। अगर सोच के देखिए कि वो बाहर जब आएगा तो वो क्या करेगा। हमारे देश में अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 5.1 मिलियन यानी कि 5.1 करोड़ केस जो है वो पेंडिंग है। अकेले हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें जो कि हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर है, हमारी उम्मीद होती है कि हमारे लिए वो कार्य करेगा। सर्वोच्च न्यायालय में अब तक का सबसे हाईएस्ट पेंडिंग केस है 83,000 जो कि अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है और शोभनीय नहीं है। वही बात करें अगर हम हाई कोर्ट्स की, दिल्ली में अकेले 1,12,000 मामले हैं जो कि पेंडिंग है। और अगर हम छोटे न्यायालय की बात करें जो जिला स्तर पर है, 87% यानी कि 5.1 करोड़ में से 87% केस जो है वो छोटे न्यायालय के हैं। तो इसमें सवाल ये होता है कि ये पेंडिंग क्यों है। इसका सबसे बड़ा वजह है कि हमारे देश में न्याय को लेकर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, जजों की संख्या कम है। यूरोप में प्रत्येक 10 लाख पे लगभग 250 जज हैं, जबकि हमारे देश में सिर्फ 14 जो कि अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। आप इतनी बड़ी जनसंख्या हमारे देश की 1 अरब 45 करोड़ की जनसंख्या है और सैंक्शन जजों की अगर हम बात करें तो वो मात्र 25,000 है, यानी कि 10 लाख में सिर्फ 14 जज। अगर 10 लाख में 14 जज रहेंगे तो वो काम कैसे करेंगे। दूसरी बात, अगर हम इंफ्रा की बात कर रहे हैं तो जो जिला स्तर पर जो कोर्ट्स हैं, जो छोटे कोर्ट, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें या हाई कोर्ट, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक लगते हैं, वहां जज भी सही तरीके से काम करते हैं। लेकिन अगर छोटे जो अदालत हैं वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, जजों के रहने के लिए घर नहीं है, यहाँ तक कि कोर्ट रूम्स भी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि लगभग 22,000 जो है जिला जो छोटे स्तर के जज हैं, छोटे लेवल पर जज हैं, लेकिन उनके लिए अगर हम कोर्ट रूम्स की बात करें वो सिर्फ 20,000 है, यानी कि 22,000 जज और कोर्ट रूम सिर्फ 20,000। और उसके बाद अगर हम ये सोचे कि हमारे यहाँ पेंडिंग केस नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये बेवकूफी वाली बातें होगी। और दूसरी बात कि हमारे देश में ना कानून बहुत सारे हैं, नो डाउट हर मसले पर हमने कानून बनाया है और हमारा देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन जैसा कि B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा के अपने आखिरी भाषण में कहा था कि हम कितना भी अच्छा कानून बना लें, उसे लागू करने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो उस कानून का कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर लागू करने वाले लोग सही होंगे, सही तरीके से उसे लागू कर दिया जाएगा, तो हम कानून अच्छे नहीं भी बनाए तो हमारा देश बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। तो मुझे लगता है कि कानून बनाने की वजह जो हमारे सरकारें हर बात पर कानून बदल देती है, कानून बना देती है, उसके वजह हमारे देश में जो उसे लागू करते हैं, जो उसे मनाने वाले जो लोग हैं, जो उसे पालन करवाने वाले लोग हैं, उनको सुधारने की जरूरत है, कोर्ट रूम्स बनाने की जरूरत है, इंफ्रा पर इन्वेस्ट करने की जरूरत है। और जजों की जो रिक्तियां हैं, अगर हम बात करें इस सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें 34 जज सैंक्शन है, जिसमें 34 जज काम कर रहे हैं। लेकिन हाई कोर्ट्स में टोटल 1114 जज सैंक्शन है, लेकिन अब भी काम कर रहे हैं सिर्फ 763, यानी कि 343 जज अभी भी जो है हाई कोर्ट्स में रिक्त पद हैं। तो सरकारें बड़ी बड़ी दावे करती हैं, हाल ही में जो है तमाम IPC की धाराएं, CRPC की धाराएं सारी बदली गई। सरकार कह रही भी कि हम 90 दिन में जो है सारे मामले निपटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कहने मात्र से नहीं होगा। जब तक जजों की संख्या नहीं बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तब तक ये मसला खत्म नहीं हो सकता है।
बिल्कुल अमन, अमन और शुभांशु आप दोनों ने ही बहुत अहम पॉइंट्स गिनाए इस मामले पे। दूसरा मेरा शुभांशु मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी पॉलिटिक, मतलब इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है। ये तो एक राष्ट्रीय मुद्दा है जहां सबको एक साथ आकर के भाई इस पे विचार करना चाहिए, लेकिन इस मुद्दे पे भी राजनीति हो रही है। क्या हर मुद्दे पर अब पार्टियों ने राजनीति करना शुरू कर दी है? ये कोई मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है शुभांशु। मान्या, मैं इसमें एक चीज कोट करना चाहूंगा। हमने पहले भी शो में इसकी बात करी है कि जो राजनीति का स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। ऐसे केसेस में हमें ऊपर उठ करके जो राष्ट्र की बात करते हैं, हम अपने लाल किले से तिरंगा फहराते समय प्रधानमंत्री इस बात की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण। लेकिन जब बात आती है राज्य स्तर पर, तो वहां की पुलिस का ये दायित्व बनता है कि वहां के नागरिकों की रक्षा करे। वैसे ही केंद्र सरकार भी इस बात का दावा करती है कि उसके मैनिफेस्टो में भी इस बात का जिक्र होता है कि महिला जो है वो सुरक्षित है। लेकिन जब बात होती है इस तरह के दृश्यों की, इस तरह के वक्तव्यों की, इसके बाद हमें सुनने और देखने में आता है कि महिलाओं के साथ घटनाएं हो रही हैं, लगातार बलात्कार हो रहे हैं। जैसा हमने पिछली बार भी बोला था, इस बार भी कोट करूंगा, हर 9 मिनट में एक केस हमारे सामने आता है जो बलात्कार का होता है, और ये वो केस हैं जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं। ऐसे बहुत से केसेस हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं होते। घरेलू हिंसा को लेकर के लोग अपने आप को दबा जाते हैं, कहीं ना कहीं परिवारजनों द्वारा ही इस चीज को दबाया जाता है। तो ऐसे मुद्दे, एक ऐसा मंच तैयार होना चाहिए जहां पर महिलाओं को अपनी बात सशक्तिकरण के साथ रखनी चाहिए। जैसे हम हर बार, हर साल, हर महीने एक तहसील दिवस बनाते हैं छोटे शहरों में, वैसे ही एक दिवस होना चाहिए जहां पर महिलाओं के अधिकारों की, महिला के सुरक्षा की बात हो। एक ऐसा प्लेटफॉर्म तय हो जहां वो अपनी बात बिना किसी भेदभाव और बिना किसी इस बात के कि उनके अधिकारों का हनन होगा, वो सबके सामने रख सके। इसके बाद आपने बोला इसमें राजनीति हो रही है। केंद्र सरकार के अपने दायित्व हैं, केंद्र सरकार के अपने तर्क हैं कि ये राज्य के पुलिस का विषय था और वो महिलाओं के सुरक्षा के अधिकार करने के लिए योग्य नहीं रही। राज्य का मानना है कि इसमें केंद्र की संलिप्तता है। इसके बाद केंद्र और राज्य के बीच में जो छींटाकशी है, उसमें डिले हो रहा है पीड़िता के न्याय पर या ऐसे केसेस पर। तो राजनीति, जब ऐसा कोई बड़ा मुद्दा होता है, राष्ट्रीयकरण होता है किसी भी मुद्दे का, तो महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण एक राष्ट्रीय मुद्दा है। उसे राज्य और केंद्र के बीच में बांट कर नहीं देखना चाहिए कि केंद्र उस पर अपनी राजनीति कर रहा है और राज्य अपनी कर रहा है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं कपिल सिब्बल, जो कोलकाता केस में अपना पक्ष रख रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से। उनका तर्क ये आया कि ऐसे केसेस बहुत आम हैं। ये उनके वर्डिक्ट थे, जिस पर कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया कि ऐसे वक्तव्य पीड़िता पर और समाज पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। आप ऐसे जो दुर्व्यवहार हुआ है, आप सीनियर वकील हैं, आपके द्वारा ऐसे वर्डिक्ट पास किए जाएं कि ये बहुत आम घटना है, तो ये कोई आम घटना नहीं है, ये बहुत निंदनीय घटना है जिसको लेकर राष्ट्र एकजुट हो चुका है। एक जगह से बवाल को लेकर के पूरे देश में इस चीज को लेकर के चीज छुड़ी हुई है कि महिला सशक्तिकरण को लेकर के महिलाएं अपने ऐसे जो जितने भी कृत्य होते हैं, इसके बाद महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उनको एक आवाज मिलती है कि वो खुलकर अपनी बात प्रखरता से सरकार और मीडिया तंत्र के सामने रख सके। तो केंद्र और राज्य की जो छींटाकशी है, इसमें सबसे ज्यादा डिले होता है पीड़िता को और सबसे ज्यादा डिले होता है यहाँ की जनता को। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे स्तर को राजनीति से दूर रखकर देखना चाहिए, हालांकि इसमें लगातार राजनीति हो रही है। बिल्कुल शुभांशु, मेरा आखिरी सवाल है शिखा आपसे। इसमें मैं एक छोटा सा बात जोड़ना चाह रहा था। जी अमन, आपने बात की ना राजनीति की, हमारे देश की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हर मसले पर हम यहाँ राजनीति करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब जो हमारी विपक्ष की पार्टियां होती है वो विपक्ष में बैठी होती है तो सत्ता पर हर बात को लेकर सवाल करती है, छोटे से बड़े मसले को लेकर। लेकिन जब वही पार्टियां खुद सत्ता में आ जाती है तो अपराध, जो रेप जैसे मामले को लेकर भी लीपापोती की कोशिश होती है, यहाँ तक कि जो उसके पीछे अपराधी होते हैं उसको भी बचाने की कोशिश होती है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ, जिस तरह से वहां के जो प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उनको बचाने की कोशिशें हुई। वो 13 तारीख को जो है 13 अगस्त को अपना इस्तीफा देते हैं और अगले कुछ ही घंटों में उन्हें एक नेशनल अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, वहां का प्रिंसिपल उन्हें बना दिया जाता है। और जिस तरह से टीएमसी के नेताओं का, ममता बनर्जी का बयान आता है, ये अपने आप में अशोभनीय है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश का एक जो है वो खेमा कर रहा है, हर राजनीतिक पार्टी ये करती है कि जब उनके राज्यों में इस तरह की घटनाएं होती है, चाहे वो रेप हो या कोई हत्या हो, कुछ भी हो,
तो वो डिफेंस मोड में आ जाती है, यहाँ तक कि जो उसके पीछे लोग होते हैं, जो गुनहगार होते हैं, उसको भी बचाने की कोशिश करने लगते हैं। जबकि मुझे लगता है कि हमें जरूरत है कि ये ना देखें कि हमारे राज्य में ये घटना हुई है, यहाँ कौन सी पार्टी की सत्ता है, बल्कि इसके बजाय कि उसके पीछे जो कल्प्रिट हैं, जो गुनहगार हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं होगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम कितना भी कानून बना ले, उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल अमन, और ममता बनर्जी ने आज की विधानसभा में ये बिल भी पेश किया है कि 10 दिन के अंदर रेपिस्ट को फांसी हो जानी चाहिए। खैर देखते हैं वो बिल, उसका क्या आगे क्या होता है, क्योंकि तो वही बात है, कानून बनाने की, कानून बन जाएंगे लेकिन उसे लागू करने वाले लोग नहीं होंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। 2012 में जब निर्भया का मामला हुआ था, उसके बाद भी बहुत सारे कानून बने थे, लेकिन हर दिन, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 1 घंटे में 9 मिनट में 1 बलात्कार होते हैं देश में, यानी कि हर दिन 86 बलात्कार होते हैं। कानून बहुत है हमारे देश में, हमारा देश का जो कानून है वो सबसे बड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी बलात्कार हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश में कानून नहीं, कानून है, उसे लागू नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। शिखा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, महिलाओं के साथ रेप होता है तो आरोप उन पर लगते हैं कि उन्होंने कपड़े छोटे पहने होंगे या इतनी रात में क्यों निकली। तो ये सारी चीजें बोलना, ये आपकी सोच को दर्शाता है। इस पर आपका क्या कहना है? आप आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जो पूर्व प्रिंसिपल है, उनका कहना है कि वो छात्रा इतनी रात को, वो ट्रेनी डॉक्टर इतनी रात को उस कमरे में करने क्या गई थी? सबसे बड़ी चीज़ मान्या कि हम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जो मतलब बहुत ही ज़्यादा मेल डोमिनेटिंग है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सिर्फ़ 23-24 साल या 31 साल की महिलाओं के साथ ही रेप होता है। मैंने ये खबर सुनी है कि आप नर्सरी की बच्ची के साथ भी उसके वैन के ड्राइवर ने रेप किया, तो उसमें उस बच्ची का क्या गुनाह था? उसमें उसने क्या ऐसा गुनाह किया? जैसा कि अमन ने बोला कि जो आरोपी होता है, अब उसको बचाने की कोशिश की जाती है। तो जैसे वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स फोरम के जो सलाहकार है डॉक्टर कौशिक लाहिड़ी, उन्होंने ये चीज़ बोली है कि जो डॉक्टर थी उसको काफ़ी कुछ उस हॉस्पिटल के बारे में चीज़ें पता थी, काफ़ी कुछ वो जिसमें उसको दबाने की कोशिश की जा रही थी और शायद वो अपना स्टैंड ले रही थी, जिसमें से कि काफ़ी जो सीनियर डॉक्टर्स थे इस तरह की चीज़ों का उन्होंने सामना किया है। बट जो वो डॉक्टर थी उसने अपनी चुप्पी तोड़ी, वो अपनी चीज़ें सामने रखना चाह रही थी, जिसकी वजह से उसको दबाने की कोशिश की गई। तो जो लोग ये बोलते हैं कि लड़की की गलती है, वो सेमिनार हॉल में क्यों सोई, तो आपने उनको क्यों नहीं एक अलग से रेस्टिंग रूम दिया? डॉक्टर्स का एक अलग से रेस्टिंग रूम होना चाहिए, उनके हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स अलग से अपना मतलब जहाँ पे वो रेस्ट कर सके, वो होना चाहिए। क्यों उसको सेमिनार में जाके सोना पड़ा? क्यों हम क्यों हम लड़कों को ये नहीं सिखाते कि यार आप बाहर जा रहे हो तो आप मतलब तमीज़ से, तहज़ीब से, क्यों लड़कियों को ही ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि वो देर रात घर से बाहर ना जाएँ, छोटे कपड़े ना पहने, ये सब चीज़ें ना करें। तो ये सब हमारे समाज पे एक बहुत, बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? इस देश में हम मतलब विमेन के लिए कितनी सेफ्टी है? बिल्कुल, लोगों की सोच बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे समाज के लिए। खैर, आज के इस आइज़म स्पॉटलाइट में सिर्फ इतना ही। आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे कोलकाता केस पे। तब तक के लिए आप देखते रहिए आइज़म्स न्यूज़। धन्यवाद।